नमस्कार। आज हम चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक जो पाठ है, जिसके लेखक हैं विष्णु खरे, के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? उत्तर है इसका, चार्ली चैपलिन की कुछ अनरिलीज फिल्में और फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे विकासशील देशों में टेलीविज़न और केबल नेटवर्क का प्रचार प्रसार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैपलिन के विषय में जान पाएंगे और चार्ली के विषय में अवश्य ही अपने विचार प्रकट करेंगे। इस कारण लेखक कहता है कि आने वाले वर्षों में चार्ली पर अभी बहुत कुछ कहा जाएगा। तो इसका सिंपल सी बात यह है कि चार्ली की जन्म सदी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में ये चैप्टर विष्णु खरे ने लिखा। और ये 90 का दशक है, जबकि विकासशील देशों में टेलीविज़न और उसके नेटवर्क का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन वो अनुभवी व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे विष्णु खरे। वो जानते थे कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेलीविज़न और केबल नेटवर्क का प्रचार प्रसार होगा तो लोग चार्ली के विषय में आने वाले 50 वर्षों में और भी ज़्यादा जान पाएंगे, तो उनके विषय में जरूर कुछ ना कुछ अपनी अभिव्यक्तियां देंगे। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? उत्तर है इसका, चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर को कहा जाता है, जो कि रणबीर कपूर के दादाजी हैं, और राज कपूर को भारतीय सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है। और इन्होंने चार्ली चैपलिन की बहुत सारी फिल्मों का हिंदी रिमिक्स भारतीय दर्शकों तक पहुंचाया। और इनकी मशहूर फिल्म आवारा चार्ली चैपलिन की जो फिल्म है द ट्रैम्प का ही रिमिक्स थी, जिसकी माध्यम से राज कपूर को काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। आगे हम ये देखते हैं कि गांधी और नेहरू ने भी चार्ली का सानिध्य क्यों चाहा। तो इसको देखते हैं कि चार्ली अपनी फिल्मों के द्वारा सबको हंसाते हैं। उनकी फिल्में अमीर गरीब जाति का भेद नहीं करती और इसी तरह के भेदभाव रहित समाज की कल्पना या चाहत गांधी जी व नेहरू जी भी करते थे। इसीलिए गांधी और नेहरू ने भी चार्ली का सानिध्य चाहा था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के माध्यम से समाज में शांति स्थापित करना चाहते थे और भाईचारा स्थापित करना चाहते थे और समाज के जो भेद हैं उनको ख़त्म करना चाहते थे, और यही काम चार्ली अपनी फिल्मों के द्वारा कर रहे हैं। समाज के सभी लोग, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उनकी फिल्मों को देखकर एक साथ थिएटर में ठहाके लगाते हैं। तो एक तरीके से चार्ली की फिल्में समानता ही स्थापित करती हैं। तो इस कारण से गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य चाहा था और उन्हें पसंद किया था। प्रश्न नंबर 3, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? इसका उत्तर है, जब चार्ली स्वयं को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाता है, फूल से भी अपने आप को हल्का समझता है, वज्र से भी ज़्यादा अपने आप को कठोर समझता है, सभ्यता और संस्कृति की प्रतिमूर्ति अपने आप को समझता है, तब वह स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसता है। अर्थात ऐसी समय में जब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपने आप को सभ्यता और संस्कृति की प्रतिमूर्ति समझ रहा है, फूल से हल्का और वज्र से कठोर समझ रहा है, यानी वो अपने चरमोत्कर्ष पर है, अपने गौरव पर है, तो जरूर कुछ ऐसा करने वाला है कि दर्शकों को हंसाएगा और दर्शकों को अपने ऊपर हंसने का अवसर प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 4, जीवन की जद्दोजहद ने अर्थात संघर्ष ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया या कैसे निखारा? तो इसका उत्तर है, चार्ली की मां को उसके पिताजी ने छोड़ दिया था। इस गरीब मां ने चार्ली का पालन पोषण किया, जो बाद में पागल हो गई। और चार्ली की मां सेकंड दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी, तो आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में चार्ली को जो भी उन्होंने मूल्य या वैल्यूज दिए वह चार्ली के साथ हमेशा बने रहे। चार्ली ने अपने जीवन में हर छोटे बड़े काम करके अपने व्यक्तित्व को संपन्न बनाया, जो उन्हें उनकी मां से मिले थे। और ये वह समय था
जब यूरोप में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद का दौर था, मूल्यों का ह्रास हो रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी चार्ली की माँ ने जो उनको संस्कार दिए थे, वो जो वैल्यूज़ दिए थे, वो जब करोड़पति बने चार्ली, उस समय भी उन वैल्यूज़ को उन्होंने छोड़ा नहीं और जीवन भर संघर्ष करके अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया जिस मुकाम पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। प्रश्न नंबर 5, चार्ली की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता है? तो यहां हम बताना चाहते हैं कि भारतीय कला के अनुसार हास्य रस और करुण रस एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये भारतीय नाट्य शास्त्र, जिसमें 8 रसों की चर्चा की गई है भरत मुनि के द्वारा, और उन्होंने ये बताया है कि हास्य रस और करुण रस एक साथ कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। पर चार्ली की फिल्मों में हास्य और करुण एक साथ आते हैं और यह भारतीयों ने स्वीकार किया और यह चार्ली की सार्वभौमिकता को प्रमाणित करता है, यानी सर्वस्वीकार है। भारतीय जो कि अपने 2000 वर्ष पुराने जो लिखे गए ग्रंथ के अनुसार कि करुण और हास्य एक साथ नहीं आ सकते हैं, उसको और उसके चिंतन को लेकर हमेशा सतर्क रहे। लेकिन जब चार्ली की फिल्मों में उन्होंने करुण और हास्य एक साथ देखा, तो जो कि एक तरीके से विरोध करना चाहिए था भारतीयों ने, उन्होंने इसका विरोध बिल्कुल नहीं किया। इसको ठीक उसी तरीके से स्वीकार कर लिया जैसे कोई बत्तख पानी को स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पर यही चार्ली की सार्वभौमिकता है कि सभी देशों के लोग उन्हें अपना समझते हैं और किसी भी तरीके का उनसे कोई भी विवाद या किसी भी तरह से उनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, किन 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन को प्रभावित किया? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 घटनाएं, इसका प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर है, 2 घटनाएं हैं जिन्होंने चार्ली के जीवन को बदल कर रख दिया। ईसा मसीह की कथा, जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ ने उनको ईसा मसीह की कथा सुनाई और कैसे ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इस कथा को सुनकर चार्ली और उनकी माँ दोनों ही करुणा यानी भावुकता से भर गए और रोने लगे और इस कथा ने चार्ली को प्रेम, करुणा और मानवता की शिक्षा दी। दूसरी कथा आती है कि एक बार चार्ली जो बस स्टैंड पे खड़े हैं और वहां पर भेड़ कसाईयों से छूटकर भाग गई है और कसाई उस भेड़ को पकड़ने में बार बार गिर रहे हैं और फिर उठ रहे हैं और फिर उन्होंने भेड़ को पकड़ लिया। तो जब कसाई भेड़ को पकड़ने की कोशिश में गिर रहे थे तो सभी लोग हंस रहे थे, चार्ली भी हंस रहा था। लेकिन जब भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ के पास आए और कहा कि उसे मार डाला जाएगा। तो इस घटना ने उनके जीवन में करुण और हास्य का सामंजस्य किया, जिनका उन्होंने अपनी फिल्मों में खूब या बखूबी प्रयोग किया। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर, चार्ली की फिल्में सभी लोगों को हंसाती हैं। वह दर्शकों में वर्ग भेद अर्थात अमीर गरीब और वर्ण भेद काला गोरा जाति पाति का भेद नहीं करती। चार्ली सबको एक साथ अपनी फिल्मों द्वारा हंसाता है, वर्ण और वर्ग भेद को मिटाता है। इससे हम सहमत हैं क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को समान अधिकार है, जबकि हम देखते हैं अमीर गरीब के कुछ अधिकार अलग होते हैं। और इसी तरीके से भारत में जाति प्रथा के अनुसार भी ऊंच नीच की खाई है। लेकिन हम देखते हैं कि यही अमीर गरीब और यही विभिन्न जाति के लोग जो ऊंच नीच को मानते हैं, एक साथ थिएटर में बैठकर चार्ली की फिल्मों को देखते हैं और एक साथ ठहाके लगाते हुए अपने पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। यानी इतना हंसते हैं कि उनके पेट में दर्द हो जाता है और वहाँ वो सारी अमीर गरीब की और जाति पाति की जो खाइयाँ हैं वहाँ वो मिट जाती हैं, भेद वहाँ मिट जाता है। तो इस तरीके से चार्ली की फिल्मों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, एक समानता लाने का समाज में प्रयास किया। इस बात से हम एकदम सहमत हैं। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों?
तो हम ये बता देना चाहते हैं इसके उत्तर में कि कलाकृति पहले आती है और रस अर्थात जो कि एक सिद्धांत है, एक नियम है, वह बाद में आते हैं। इसलिए कला को श्रेष्ठ माना जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम किसी व्यक्ति ने कोई कविता लिखी होगी, उस व्यक्ति को किसी कविता के नियम की जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब उस कविता को पढ़ा गया होगा तो उसके बाद ये कहा गया होगा, अरे इस कविता को पढ़कर तो जो है प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, यानी श्रृंगार रस से संबंधित ये कविता है। अरे इस कविता को पढ़कर तो वीर रस का भाव उत्पन्न हुआ है, तो ये वीर रस की कविता है। तो ये नियम जो है बाद में आए होंगे। तो हम ये मानते हैं कि कला पहले आती है और उसके जो नियम है वो बाद में आते हैं, इसलिए कला श्रेष्ठ है। और कला के लिए सदैव नियम तोड़े जाते हैं, क्योंकि नियम के बंधनों को तोड़कर ही सदैव नई कलाओं का जन्म होता रहा है। तो उम्मीद है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।